आप सभी का हमारे चैनल राजवीर यादव फिजिक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। 2014 के पेपर की बात हम कर रहे थे, उसके 23 क्वेश्चन का अध्ययन हमने पिछले वीडियो तक कर लिया था। आज हम बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की। मॉड्यूलन की आवश्यकता के कोई दो कारण लिखिए। पहले बात करते हैं कि मॉड्यूलन क्या है। हालांकि मैं पहले भी कई बार इसके बारे में बता चुका हूँ, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, समझिए ध्यान से। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से कहीं दूर जाना है तो मैं पैदल वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, तो मैं या तो बाइक या कार इस्तेमाल करूँगा और बाइक या कार में सवार होकर मैं उस जगह पहुँच जाऊँगा और वहाँ उतर के गाड़ी से जो भी मेरा काम है वो कर सकता हूँ। यही सिस्टम मॉड्यूलर में होता है। मतलब मेरे मुंह से जो ध्वनि तरंगे निकल रही हैं, ये तरंगे ज़्यादा दूरी तक नहीं जा सकती, तो इनको ज़्यादा दूरी तक भेजने के लिए अलग प्रकार की तरंगों के ऊपर इनको बैठाया जाता है। उन तरंगों को कहते हैं वाहक तरंगे। क्या कहते हैं? वाहक तरंगे या कैरियर वेव्स, ले जाने वाली तरंगे। तो मेरे मुंह से जो ध्वनि तरंगे निकल रही है वो तरंगे उन वाहक तरंगों के ऊपर बैठ जाती हैं और उन पर जो बैठने की जो क्रिया है वो मॉड्यूलन कहलाती है। अगले जहां पर पहुंचनी वहां पहुंच जाती है, वहां से ये तरंगे, जो ध्वनि तरंगे मेरे मुंह से निकल रही हैं, ये उस वाहक तरंग से अलग हो जाती हैं। उसको कहते हैं वी मॉड्यूलन। इसके पहले वी लग जाता है, क्या कहलाता है वो? वी मॉड्यूलन कहलाता है। तो अब शायद समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूलन क्या है और वी मॉड्यूलन क्या है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसके दो कारण बताइए। क्यों मेरे मुंह से जो आवाज निकल रही है इसको सीधा का सीधा दूर तक क्यों नहीं भेजा जा सकता, इसका कारण क्या है, ये समझो आप। देखो, मूल संकेतों की आवृत्ति कम होती है। मतलब मेरे मुंह से जो आवाज निकल रही है ना, इसकी आवृत्ति क्या है? कम है। आवृत्ति कम है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? अधिक होगी। क्लियर? जिसके कारण ये सिग्नल वायु में कुछ दूरी चलने के बाद नष्ट हो जाते हैं। कुछ दूरी तक चलते हैं वायु में, फिर क्या हो जाते हैं? ये नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इन संकेतों को सुदूर भागों में भेजने के लिए, सुदूर यानी दूर, दूर भागों में भेजने के लिए क्या करते हैं? मॉड्यूलन की आवश्यकता होती है। मतलब अगर डायरेक्ट इस ध्वनि तरंगों को डायरेक्ट हम दूसरे दूर स्थान के लिए भेजने के लिए ट्रांसमीटर पर चढ़ा दें तो कुछ दूरी पर जाकर ये तरंगें नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि इनकी शक्ति कम होती है, इनकी आवृत्ति कम होती है। इसलिए हमें मॉड्यूलन करना पड़ता है और इनको वाहक तरंगों पर बैठाना पड़ता है। नंबर दो, दूसरा कारण क्या है? श्रव्य आवर्ती के संकेतों को सीधे भेजने पर ये संकेत अन्य श्रव्य आवर्ती के संकेतों के साथ मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे मुंह से जो आवाज निकल रही है ना, इसको सीधा ट्रांसमीटर पे चढ़ा दिया और दूर भेज दिया इसको, तो रास्ते में गति करने के दौरान और जगह भी आवाजें आ रही इस टाइप की आ रही है, मैन मेड आवाज़ें काफ़ी आ रही है वहाँ पर, तो वो उसके साथ अटैच हो जाती हैं, जिससे कि जो जहाँ हमें तरंगे भेजनी है वहाँ अगर तरंग पहुँच भी गई तो उसके अंदर गड़बड़ हो जाती है, आवाज़ मिक्सिंग हो जाती है और इस वजह से वहाँ साफ सुनाई नहीं देता। एक ये भी कारण है कि मॉड्यूलन किया जाता है। श्रव्य आवर्ती के संकेतों को सीधे भेजने पर ये संकेत अन्य श्रव्य आवर्ती के संकेतों के साथ मिल सकते हैं, जिससे इनमें से उपयोगी संकेत प्राप्त करना कठिन होता है। ठीक है, इसलिए मॉड्यूलन की आवश्यकता होती है। आगे देखो 25वां क्वेश्चन। एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति के साथ परिवर्तन दर्शाने वाला वक्र खींचिए तथा बैंड चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। 1+2=3। देखो सिस्टम क्या है। एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ है, एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ है। इसमें हमें प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति और प्रत्यावर्ती धारा आई, इसके बीच का ग्राफ बनाना है। तो देखो ग्राफ आई और आवर्ती बीच ग्राफ खींचते हैं तो इसी प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है कि जो जो आवर्ती बढ़ती है प्रत्यावर्ती धारा बढ़ती जाती है। एक निश्चित पॉइंट के ऊपर प्रत्यावर्ती धारा मैक्सिमम होती है, उसके बाद ये लगातार कम होने लग जाती है। ठीक है, तो उस निश्चित आवृत्ति को यहाँ F0 यहाँ पर बताया गया है, दिखा नहीं शायद आपको। उस निश्चित आवृत्ति को आपको यहाँ F0 बताया है और इस F0 आवृत्ति के ऊपर आप अधिकतम विद्युत धारा I मैक्सिमम प्राप्त हो रही है। देखो तो I मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पर है E0/R, जहाँ E0 क्या है बेटा? अधिकतम विद्युत वाहक बल है, R क्या है? परिपथ का प्रतिरोध है। तो ये तो ग्राफ हो गया, सिंपल सा ग्राफ था।
अब आगे ये हमसे पूछना चाह रहा था कि बैंड चौड़ाई के लिए व्यंजक भी प्राप्त कीजिए। मतलब बैंड चौड़ाई बीटा का मान, बीटा बराबर होता है वैसे तो F2 माइनस F1 होता है, उसका फॉर्मूले का डेरिवेशन इसमें पूछा गया था। हालांकि शायद 10-12 सालों में एक बार ही ये बैंड चौड़ाई का व्यंजक पूछा गया है, कभी नहीं पूछा गया था, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि एक बार ही पूछ लिया गया, फिर पूछ लिया जाए कोई भरोसा नहीं है। देखो भी, अर्ध शक्ति बिंदुओं के संगत आवर्तियों के मध्य अंतराल को बैंड चौड़ाई कहते हैं। मतलब जो अर्ध शक्ति बिंदु होती हैं उनके संगत जो आवर्तियां होती हैं उसके मध्य अंतराल को क्या कहते हैं? बैंड चौड़ाई कहते हैं। क्लियर? माना अर्ध शक्ति बिंदुओं के संगत आवर्तियां F1 व F2 हैं। माना अनुनादी आवर्ती क्या है? F0 है। तब ओमेगा 1 बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ होता है ना, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, तो ओमेगा 1 बराबर क्या हो गया? 2 पाई F1। क्लियर? अब देखो अगर ज़्यादा दिमाग लगाए हम तो ये होता है बेटा F1, यहाँ पर F1 होता है, यहाँ पर F2 होता है, तो F1 है ना वो F0 से कम होता है। क्लियर? और F2 जो है वो F0 से अधिक होता है। तो अब मैं यहाँ ओमेगा की बात कर रहा हूँ तो ओमेगा 1 भी क्या रहेगा? ओमेगा 0 से कम रहेगा, तो इसलिए ओमेगा इस F0 के संगत कोणीय आवर्ती ओमेगा 0 रहेगी, तो और F1 के संगत ओमेगा 1 रहेगी, तो ओमेगा 0 से कुछ कम है ये, तो ओमेगा 0 माइनस का डेल्टा ओमेगा हो गया ओमेगा 1 के चक्कर में। और ओमेगा 2 बराबर 2 पाई F2 होता है, जो वास्तव में ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा समीकरण नंबर 2 हो गया है। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर देखो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा। क्लियर? तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर हो गया 2 डेल्टा ओमेगा समीकरण नंबर 3। चूंकि ओमेगा बराबर ओमेगा 1 हो तब आई बराबर क्या रहेगा? आई मैक्सिमम अपॉन रूट 2, क्योंकि आपको वहां बताया होगा कि अर्ध शक्ति बिंदु पर जो विद्युत धारा होती है वो अधिकतम धारा का 1/√2 गुना होती है। तो ओमेगा बराबर ओमेगा 1 पर आई बराबर क्या होता है? आई मैक्सिमम अपॉन रूट 2। ये इक्वेशन 4 हो गया। अब एलसीआर परिपथ में आई की जगह तो आई लिखा मैंने। अब आपको देखा होगा भाई आई जो आई मैक्सिमम है, एलसीआर जो परिपथ है उसके अंदर ये E0/R भाई धारा बराबर क्या होता है? वोल्टेज बटे प्रतिरोध होता है ना। एलसीआर में एलसी और आर तीनों जुड़े रहते हैं, इसलिए जेड की वैल्यू होती है वहाँ पर ये वाली, ये जेड की जगह या आर की जगह ये काम आता है। तो आई बराबर हो गया E0/R² प्लस ओमेगा 1L माइनस 1/ओमेगा 1C का होल स्क्वायर की पावर 1/2, समीकरण नंबर 5। एंड आई मैक्सिमम बराबर क्या रहेगा? आई मैक्सिमम बराबर रहेगा E0/R, जो मैं आपको पहले भी बता चुका, पिछले पेज पर ही आया था। क्लियर? तो आई मैक्सिमम की वैल्यू तो E0/R होगी, जो यहाँ लिख दो, इस आई की जगह ये वैल्यू रख दो, तो समीकरण 5 व 6 का मान समीकरण 4 में रखने पर तो ये हो जाएगा E0/R² प्लस ओमेगा 1L माइनस 1/ओमेगा 1C का होल स्क्वायर की पावर 1/2 बराबर E0/R√2। क्लियर? आगे देखो, E0 से E0 काट दो, 1/R² प्लस ओमेगा 1L माइनस 1/ओमेगा 1C का होल स्क्वायर की पावर 1/2 बराबर 1/√2R। इसको इधर भेजो, इसको यहाँ भेजो, दोनों साइड इसका वर्क कर लो, तो ये हो जाएगा R² प्लस ओमेगा 1L माइनस 1/ओमेगा 1C का होल स्क्वायर बराबर 2R²। क्लियर? आगे देखो, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये इसको यहाँ ले आओ, तो 2R² माइनस R² बराबर क्या होता है? कैपिटल R², या ओमेगा 1L माइनस 1/ओमेगा 1C बराबर होता है प्लस माइनस R। लेकिन ओमेगा 1 लेस देन ओमेगा 0 हो तब 1/ओमेगा 1C ग्रेटर देन ओमेगा 1L होगा। बात समझ में आ रही होगी आपको कि ओमेगा 0 तो बीच वाला था ना, ओमेगा 1 इधर था, ओमेगा 2 इधर था, तो ओमेगा 1 का मान ओमेगा 0 से क्या होता है? सदैव कम होता है, कम होता है ना। तब 1/ओमेगा 1C ग्रेटर देन 1/ओमेगा 1L। तब क्या फर्क पड़ेगा? तब समीकरण 7 का रूप निम्न होगा कि ओमेगा 1L माइनस 1/ओमेगा 1C बराबर माइनस का R।
मतलब कि ये जो संख्या है ना माइनस वाली, ये बड़ी है ये छोटी है, तो नेगेटिव में आएगा माइनस का। समीकरण नंबर 8। इसी प्रकार ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 के ऊपर क्या हो जाएगा, वही आई बराबर आई मैक्सिमम अपन रूट 2 होता है, ठीक है। या ओमेगा 2l माइनस 1/ओमेगा 2c बराबर प्लस का आर। कुल मिला के बात ये है भाई, ये जो वैल्यू थी ना ओमेगा 1l माइनस 1/ओमेगा 1c बराबर प्लस माइनस का जो आर थी ना, इसमें दो वैल्यू हो गई। यहाँ तो हो गया ये ओमेगा 1 के लिए तो ये वैल्यू हो गई माइनस का आर, और ओमेगा 2 के लिए ये वैल्यू हो गई प्लस का आर। क्लियर? आगे देखिए। अब समीकरण 8 से मैंने क्या लिखा कि समीकरण 8 से ओमेगा 1 स्क्वायर एल सी बराबर हो गया -1। सोल्व करके देख लेना, आप समझ में आ जाएगा। ओमेगा 1 स्क्वायर एल सी -1 बराबर हो गया माइनस ओमेगा 1 सी आर, समीकरण नंबर 10। और समीकरण 9 से मैं ये लिख सकता हूँ। तो ऐसे 10 और 11 मुझे प्राप्त हो गई। अब 11 में से 10 को घटाया अगर मैंने, तो ये मैंने दोनों को घटाया, घटा के जब इनको सोल्व किया तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर प्राप्त हो गया मुझे ए आर बटा एल। क्या प्राप्त हो गया? आर बटा एल। ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिखते हैं, तो ये 2 पाई एफ 2 माइनस 2 पाई एफ 1 बराबर आर बटा एल। बैंड चौड़ाई एफ 2 माइनस एफ 1 बराबर 1/2 पाई आर अपॉन एल, समीकरण नंबर 13। क्लियर? समीकरण 13 बैंड चौड़ाई को व्यक्त करता है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो, क्यों? अगर आपका पुराना मैटर अगर पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ नहीं है तो ये पेपर समझ में नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। तो आप पहले अपने राजू यादव फिजिक्स नाम सर्च करें यूट्यूब के ऊपर, वहाँ प्लेलिस्ट में जाएं चैनल की में, और वहाँ प्रत्येक चैप्टर की प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है, एक से लेकर लास्ट तक की। उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप वहाँ पर एक एक वीडियो को देखें। उनके डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करें और अपने नोट्स को कंप्लीट करें। इसके अलावा एक और तरीका कि आप राजू यादव फिजिक्स टेलीग्राम पर सर्च करें, वहाँ पर आपको मेरा पब्लिक चैनल मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करते ही आपको वहाँ उपलब्ध सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। उसके अंदर अब तक मैंने जो पढ़ाया है एक से लेकर लास्ट तक के चैप्टरों की टोटल पीडीएफ पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा, जो मैंने 2 पेपर पढ़ा दिए 2012 और 2013 का बोर्ड का पेपर, उसको भी मैंने पीडीएफ के रूप में वहाँ पर डाल रखा है। आप वहाँ से उसे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं आसानी से। और जैसे जैसे पेपर कंप्लीट होते जा रहे हैं मैं पीडीएफ वहाँ पर डालता रहूँगा। इस तरीके से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कोरोना चल रहा है, कोरोना में कहीं पढ़ाई नहीं चल रही है, तो आप ऑनलाइन इस प्रकार से आप अपने नुकसान को कम से कम कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछिए, मैं आपके डाउट के समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।